डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, और उसमें हमारा थर्ड जो केस था उसमें हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन उसे डिस्कस करना था। तो यहाँ पे आप देखें, सपोज द रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन आर अल्फ़ा प्लस माइनस एटा बीटा। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके दो रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो वो हम ये हमेशा माइंड में रखें कि कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। मीन्स अगर x प्लस एटा वाई गिवन इक्वेशन का रूट होगा तो इसका जो कॉन्जुगेट है x माइनस एटा वाई वो भी इस इक्वेशन का रूट होगा। तो ये हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है these are unequal roots, so by 5.11 the general solution of the differential equation is। तो हमने जिस तरह से लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हम इसका जनरल सोल्यूशन किस तरह लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू a e पावर m। अब m की जगह m1 आप इसे कह लें जिसमें प्लस साइन है, अल्फ़ा प्लस एटा बीटा इंटू एक्स प्लस b इंटू ई पावर m2x विच इज़ अल्फ़ा माइनस एटा बीटा इंटू एक्स। ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर आप कोफिशिएंट्स को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आपके पास e पावर अल्फ़ा x कॉमन आ जाएगा और बाकी बचेगा a e पावर एटा बीटा x प्लस b e पावर माइनस एटा बीटा x। ये चीज़ आप माइंड में रखें कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स रूट्स के केस में सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको एक्सपोनेंशियल के अंदर पावर में आयोटा नज़र आ रहा है। आप अगर यहाँ पे ऑयलर्स फार्मूला यूज़ करें तो आपके पास ऑयलर फार्मूला है e पावर एटा बीटा एक्स इज़ इक्वल टू कॉस बीटा एक्स प्लस एटा टाइम्स साइन बीटा एक्स। सिमिलरली e पावर माइनस एटा बीटा एक्स के केस में आप इसे लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू कॉस बीटा एक्स माइनस आयोटा साइन बीटा एक्स। अगर मैं इन्हें सब्स्टिट्यूट करूँ तो हमारी यही इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, y इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू c1 साइन बीटा एक्स प्लस c2 कॉस बीटा एक्स। तो यहाँ पे अब c1 और c2 जो हैं ये दो कांस्टेंट्स का सम है। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑयलर्स फार्मूला को, तो आपको नज़र आएगा कि ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि कहा जा रहा है वेयर c1 एंड c2 आर न्यू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स we can also write 5.17 in the form y equal to c e power alpha x into sin beta x plus gamma। तो आप इसी इक्वेशन को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि है y equal to c into e power alpha x into sin beta x plus gamma where c and gamma are now the arbitrary constants। तो अब आपके पास दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, एक c है और दूसरा गैमा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो बेसिक हमारे पास आइडियाज़ हैं वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन में मस्ट है कि दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको c और गैमा दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स मिलेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो c1 c2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। इससे पहले जो हमने सॉल्यूशन लिखा उसमें a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। तो जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने आर्बिट्री कांस्टेंट्स जनरल सॉल्यूशन में मस्ट होने चाहिए। तो आपने देख लिया कि हम डिफरेंट फॉर्म्स में इस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। तो आपने 5.17 से 5.18 बनानी है बाय योरसेल्फ। इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को देखते हैं। हमारी जो स्टडी है वो मैथमेटिकल है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे मैथमेटिक्स पे। यहाँ पे एग्जांपल 3 में देखें, कहा जा रहा है इन सेक्शन 16 चैप्टर 2 वी डिस्कस द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ अ मास m oscillating at the end of a spring and we solved it by guessing the solution। तो ये आप चैप्टर नंबर 2 की सेक्शन 16 को इस बुक में देख लें। तो वहाँ पे इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखी हुई है, और वहाँ पे चूँकि उस चैप्टर को पढ़ते हुए उस वक्त स्टूडेंट इस काबिल नहीं था कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सके, तो इन्होंने गैस के फॉर्म में वहाँ पे सॉल्यूशन लिखा। और इस पॉइंट पे पहुँचते हुए अब हम उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय आवर न्यू मेथड।
नाउ लेट्स सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ दिस चैप्टर। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, अब आप देखें कि यहाँ पे m इंटू डी टी वाई बाई डी टी पावर 2 इज़ इक्वल टू माइनस के इंटू वाई। तो आप इस इक्वेशन पे गौर करें और साथ ये देखें कि आपने जो फिज़िक्स के अंदर किसी सब्जेक्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा होगा तो वहाँ पे इनिशियली आप क्या एज्यूम करते हैं कि किस तरह का क्राइटेरिया होता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो ये जो मैथमेटिकल मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसे देखें तो इसमें m मैस है, d2y बाई dt2 आपके पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम t है, और राइट हैंड साइड पे माइनस k टाइम्स y है जहाँ पे k जो है वो अगेन एक कांस्टेंट है। आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं d2y बाई dt2 इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू वाई। अब आप देखें तो ये k बाई m जो है ये अगेन एक कांस्टेंट है क्योंकि k और m दोनों कांस्टेंट्स हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा पावर 2 इंटू वाई इफ़ ओमेगा पावर 2 इज़ इक्वल टू k बाई m। तो हम ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए इस तरह के एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो जितनी कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगी उतना ही हमारे लिए आसानी होगी सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हुए। और आपको ये भी पता होगा कि जब भी हम रूट्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अंडर रूट कैलकुलेट करना होता है, तो इसलिए हम कई एक्सप्रेशंस को एज अ परफेक्ट स्क्वायर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे k बाई m जो है उसे हमने एज अ परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है ओमेगा पावर 2। तो इससे क्या होगा, इससे हमें मैथमेटिकली किसी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए बहुत आसानी होगी। तो आप अभी देखेंगे कि हमें क्या हेल्प मिलती है ओमेगा पावर 2 लिखने की वजह से। यहाँ पे आप देखें वेयर d इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी, ये हम इस ऑपरेटर को डिस्कस कर चुके हैं। द रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन आर d इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा w। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है d पावर 2 इंटू वाई प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0 और d पावर 2 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या होगी, d पावर 2 प्लस ओमेगा पावर 2 इक्वल टू 0। अगर आप इसे इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ से d इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा w आता है, मीन्स आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं और वो कॉन्जुगेट की फॉर्म में है। द सोल्यूशन मे बी रिटन इन एनी ऑफ द थ्री फॉर्म्स, जो अभी हमने इक्वेशन 5.16, 17, 18 डिस्कस किए थे तो उनकी फॉर्म में हम इन सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है आप जिस फॉर्म में भी लिखें। जब हमें इनिशियल या बाउंड्री कंडीशंस गिवन होती हैं तो उस वक्त हम कंडीशंस के हिसाब से फिर फॉर्म को एज्यूम करते हैं कि कौन सी ज़्यादा सूटेबल होगी। तो यहाँ पे y इक्वल टू ए ई पावर ओमेगा टी प्लस बी ई पावर माइनस ओमेगा टी ये भी हो सकता है। सेकंड c1 साइन ओमेगा टी प्लस c2 कॉस ओमेगा टी ये भी हो सकता है। और थर्ड c इंटू साइन ओमेगा टी प्लस गैमा ये भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइज 5.22 और 5.24 इज सेट टू बी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो ऑब्जेक्ट इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है जो 5.22 में गिवन है या 5.24 के अंदर जो सोल्यूशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है इक्वेशन 5.24 आर जनरल सॉल्यूशंस ऑफ 5.22 ईच कंटेनिंग टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेशन 5.2 के अंदर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन 5.2 का। इक्वेशन 5.2 सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इक्वेशन 5.24 के अंदर जनरल सॉल्यूशन है जिसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। लेट अस फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू गिवन इनिशियल कंडीशंस। तो अब हम देखते हैं एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जिसमें हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले अभी हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है उसमें हमने जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में सिचुएशन क्या होगी वो अभी हम देखते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज द मास इज़ हेल्ड एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिलो इक्विलिब्रियम and then suddenly let go. If we agree to call y positive when m is above the equilibrium position, then at t equal to 0 we have y equal to minus 10 and dy by dt equal to 0. Using the second solution in equation 5.24 we get dy by dt is equal to c1 omega cos omega t minus c2 omega sin omega t. तो आप देखें कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर सिचुएशन बनाई गई है जिसमें
हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं t इक्वल टू 0 के अगेंस्ट कि जब t इक्वल टू 0 है उस केस में y इक्वल टू -10 है और dy बाई डी टी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अब अगर आपके पास डिस्टेंस होगा 10 तो dy बाई डी टी का मतलब ये है वो फिर वेलोसिटी होगी। तो जब वहाँ पे उस पोजीशन पे जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है तो उस केस में dy बाई डी टी इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। अब हमने चूँकि जनरल सॉल्यूशन के अंदर इन कंडीशंस को यूज़ करना है तो एक कंडीशन डेरिवेटिव पे है dy बाई डी टी पे, तो इसलिए dy बाई डी टी हम जनरल सॉल्यूशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। वो है c1 ओमेगा इंटू कॉज ओमेगा टी माइनस c2 ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो हमने क्या किया, हमने एक्चुअली ये जो सेकंड सॉल्यूशन है इसे कंसिडर किया और इसका डेरिवेटिव अभी कैलकुलेट कर लिया। तो y हमारे पास ये है और dy बाई डी टी हमारे पास ये है। अब अगर हम इसमें इनिशियल कंडीशन यूज़ करें तो हमारे पास पहली जो इनिशियल कंडीशन है वो कह रही है व्हेन t इज़ इक्वल टू 0 y इज़ इक्वल टू -10। तो इसे हम यहाँ पे इस कंडीशन इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे। -10 इज़ इक्वल टू ये y की वैल्यू -10 आ गई और c1 इंटू साइन ओमेगा टी साइन 0, क्योंकि t जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 इज़ 0, तो c1 इंटू 0 प्लस c2 इंटू कॉस 0 इज़ 1। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन गई -10 इज़ इक्वल टू c2। इसके बाद सेकंड कंडीशन को अगर हम यूटिलाइज़ करें तो उसमें t इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग dy बाई डी टी इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पे अगर इस डेटा को पुट कर दें तो dy बाई डी टी 0 होगा, यहाँ पे cos 0 होगा 1, तो इसलिए साइन c1 इंटू ओमेगा इंटू 1 माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास बनेगी c2 ओमेगा इंटू साइन 0 इज़ 0, सो c2 ओमेगा इंटू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास c1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमारे पास c1 इक्वल टू 0 आ गया और c2 इक्वल टू -10 आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर पुट कर दें तो ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है y इक्वल टू -10 इंटू कॉस ओमेगा टी। आप अगर इस सॉल्यूशन को गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करें तो ये उसे सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, जिसके सॉल्यूशन में हमारे पास जो रूट्स आए वो कॉम्प्लेक्स रूट्स थे और उसके थ्रू हमने सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको यहाँ से सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स सॉल्व करना आ गई होगी। आप इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपने जस्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।